नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग जो है वो अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी आज की जो हमारी क्लास है वो एमसीक्यूज इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूँ नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच गया होगा हमारी लाइव क्लास का। थोड़ा सा चला के देख लेता हूँ भाई, सही दिख रही है कि नहीं दिख रही। काफी टाइम के बाद जो है वो पहली बार क्लास को लाइव कर रहा हूँ। चलिए, तो अपनी जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। आवाज के बारे में बता दें आप लोग, क्या आवाज प्रॉपर रूप से आ रही है। बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, एक बड़ी वैकेंसी आई है, इसके चलते अपने चैनल पे रेगुलर बेस पे आप लोगों को एमसीक्यू दूंगा। बड़ी वैकेंसी कौन सी है शायद सभी बच्चों को पता होगा, 2163 पोस्ट है। बड़ी वैकेंसी कौन सी आई है, राजस्थान के अंदर आई है, 2163 पोस्ट है। और इसके फॉर्म जो है वो सितंबर 15 के बाद स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, पहले कहाँ से स्टार्ट होने थे, ये अगस्त मिड में स्टार्ट होने वाले थे, लेकिन अगस्त में ये स्टार्ट नहीं हुए। अभी आज कल में एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें बताया है कि किसी कारणवश हम लोग जो है इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पाए। फॉर्म भरना जो स्टार्ट करना था वो हम लोग स्टार्ट नहीं करवा पाए। तो इसको अब हम लोग जो है वो स्टार्ट करवाएंगे सितंबर के मध्यांतर, जब भी। ठीक है, तो लगभग इस डेट के नजदीक जो है आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए, आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से ये जो पीपीटी है मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी जो है वो मैं पढ़ाता हूँ अपने चैनल के ऊपर। आप लोग पढ़ सकते हैं, डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, विदाउट एनी चार्जेस जो है आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ सकते हो। यहाँ पर एमसीक्यू करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि, सॉरी, यदि कितने एम्पियर की धारा, यहाँ पे पूछा है कि कितना करंट जो है वो मानव शरीर से होके गुजरता है, तो इसका प्रभाव श्वसन समस्या यानी कि सांस लेने में दिक्कत हो सकती है एक इंसान को, के रूप में परिलक्षित होता है। ये डीएमआरसी मेंटेनर 20/2/2020 में आया था, शिफ्ट थी पहली उसके अंदर। तो चलिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आ जाएगा वो 20 से 30 मिली एम्पियर। 20 से 30 मिली एम्पियर जो करंट है वो अगर लगता है एक इंसान को तो उसे सांस लेने में दिक्कत होगी। इसके अलावा कुछ और चीजें बता देता हूं कि अगर मान के चलो कि 1 मिली एम्पियर, देखो यहाँ पर एक का भी ऑप्शन दे रखा है ना, कि अगर 1 मिली एम्पियर करंट अगर लगता है तो हल्की सी चुभन होती है, हल्की सी चुभन होगी अगर 1 मिली एम्पियर करंट जो लगेगा, या झुंझुनाहट बोल सकते हो उसको, ये चीज हो जाएगी। ठीक है, अगर मान के चलो कि 5 से 10 मिली एम्पियर करंट जाता है, तो 5 मिली एम्पियर टू 10 मिली एम्पियर, अगर इतना करंट जाएगा, 5 मिली एम्पियर से 10 मिली एम्पियर का करंट अगर एक इंसान के अंदर से जाता है, तो दर्दनाक शोक लगता है। तो क्या होता है, दर्दनाक शोक यानी कि झटका लगता है, शोक लगता है। ध्यान रखना, यहाँ पे मैं पूरे सवालों को एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम लोगों से अगर पूछा जाए तो तुम्हें पता लग जाए कि जैसे श्वसन की समस्या कितने पे होगी, हल्की सी चुभन या झुंझुनाहट कितने करंट लगने पे होगी, या इसके अलावा दर्दनाक शोक जो होगा वो कब लगेगा, इन सारी चीजों के बारे में तुम्हें पता लग जाए। ठीक है, अगर 10 से 20 मिली एम्पियर की बात करूं, 10 से 20 मिली एम्पियर का ये जो करंट है, अगर इस करंट की मैं बात करूं, तो इसमें हमारे जो मसल्स है ना, मसल्स, मसल्स कठोर होने लग जाते हैं। इसमें क्या होगा, मसल्स कठोर होने लग जाते हैं अगर इस लेवल का करंट जो है वो जाता है तो। उसके बाद अगर 20 से जैसे 30 मिली एम्पियर है या 50 मिली एम्पियर तक, ठीक है, 20 से 30 मिली एम्पियर ये लिख लो, 20 से 30 मिली एम्पियर तक श्वास में दिक्कत आएगी, श्वास लेने में प्रॉब्लम। इस कंडीशन में क्या होगा, श्वास लेने में दिक्कत आएगी। उसके बाद और देखते हैं क्या कुछ दे रखा है, 75 से 100 मिली एम्पियर पर बहुत खतरनाक है। 75 से 100 मिली एम्पियर क्या है, 75 मिली एम्पियर टू 100 मिली एम्पियर, ये बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। इसके बाद बात करते हैं कि भैया 1 एम्पियर पे क्या होगा। अगर 1 एम्पियर करंट लग जाए, 1 एम्पियर अगर करंट लग गया तो मृत्यु हो सकती है।
तो क्या हो सकता है, 1 एम्पियर करंट पे क्या हो सकती है, एक इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो आप लोग देख सकते हो ये कितना खतरनाक है। जितने भी दोस्त लाइव देखें या बाद में क्लास देखें, क्योंकि बहुत टाइम के बाद जो है वो मैं लाइव आया हूं, तो अभी मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता कि आप लोग मुझे लाइव मिलोगे विदाउट एनी नोटिस जो है वो हमारी क्लास लाइव चल रही है। आशा करूंगा कि जितने भी नए जुड़ेंगे सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर जो है आप लोगों को इस प्रकार के एमसीक्यू जो है वो मैं देता रहूंगा, तो आप लोग पढ़ते रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, तो पहले का आंसर क्या आ गया, 20 मिली एम्पियर से 30 मिली एम्पियर आ गया। चलिए अभी देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि कपास या अन्य कपड़े के कारण लगने वाली आग को बुझाने के लिए इनमें से कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयुक्त रहता है। देखो आग के कई प्रकार हैं भाई, आग के प्रकार समझा देता हूं। आग जो है वो कई प्रकार की है। पहली एक आग आती है श्रेणी ए प्रकार की आग। कौन सी आग आती है, श्रेणी ए प्रकार की। दूसरी आग कौन सी आती है, तो ये आती है श्रेणी बी प्रकार की आग। तीसरी कौन सी आती है, तीसरी आती है गुरुजी श्रेणी सी प्रकार की आग। और चौथी कौन सी आती है, चौथी आती है गुरुजी श्रेणी डी प्रकार की आग। ठीक है, ये आग के कई प्रकार हैं, बहुत सारे ऐसे पर्सन आएंगे उनको भी हम लोग जो है वो डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी आप लोगों को बता देता हूं, जैसे कपास या अन्य कपड़े में, तो श्रेणी ए प्रकार की जो आग आती है ना, वो कपड़े में लगने वाली आग, कपड़े की आग या लकड़ी की आग या कागज की आग। कपास को क्या बोलते हैं, जूट बोलते हैं क्या कपास को, ठीक है। तो इनके अंदर जो आग लगती है वो श्रेणी ए प्रकार की आग आती है। जनरली इसे हम लोग क्या करते हैं, पानी से बुझा सकते हैं, पानी से इसे बुझाया जा सकता है। आग का टॉपिक हम लोगों ने कल ही करा था, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को याद भी होगा जिन बच्चों ने पढ़ा था। उसके बाद आता है, तो इसको हम लोग कैसे बुझाएंगे, देखो इसको हम लोग बुझा सकते हैं सीधा जल से, यानी कि इसको कैसे बुझाया जा सकता है, इसको सीधा पानी से बुझाया जा सकता है। डीएमआर से मेंटेनर 20/2/2020 के अंदर ये पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन भी जो है पूछा गया था। उसके बाद श्रेणी बी, बी कौन सी है, तेलीय पदार्थ, जैसे पेट्रोल और डीजल में जो आग लगती है, पेट्रोल और डीजल की आग, डीजल की आग। अब ये जो आग होती है पेट्रोल या डीजल की, इसको आप लोग पानी से नहीं बुझा सकते। पानी से क्यों नहीं बुझा सकते, जैसे ही आप इस पे पानी डालोगे, पानी क्या होता है, पेट्रोल या डीजल से भारी होता है, जिसके कारण पानी नीचे रह जाएगा और आग जो डीजल के ऊपर या पेट्रोल के ऊपर लगी हुई थी वो आग ऊपर आ जाएगी, तो आग क्या करेगी, वैसे ही जलती रहेगी। तीसरी है श्रेणी सी प्रकार की आग। अब श्रेणी सी प्रकार की आग में आती है हमारी बिजली वाली आग, ठीक है। तो जो लाग आग लाइट में लगती है, ठीक है, तो उस आग को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बिजली वाली आग। तो जो आग उसमें लगती है लाइट में, उसे बोलते हैं बिजली की आग, ठीक है। या गैसों में जो आग लगती है, जैसे हीलियम, नाइट्रोजन या गैसों की आग, ये जो आग होती है ना, इसको बुझाने के लिए हम लोग पानी का यूज नहीं करते। अग्निशामक यंत्र को एक्सप्लेन से मैंने समझा रखा है, आप लोग चाहो तो मेरा वीडियो जो है वो देख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे कि हम सारी चीजों के बारे में समझेंगे। श्रेणी डी प्रकार की आग कौन सी होती है, तो ये होती है धातुओं की आग, धातुओं की आग, ठीक है। ये होती है धातुओं की आग, जैसे सोडियम में आग लग गई, इस प्रकार से, ठीक है। इसके अलावा एक आग और होती है जिसे हम बोलते हैं एल या के प्रकार की आग। क्या बोलते हैं, एल या के प्रकार की आग। तो ये जो एल या के प्रकार की आग होती है ना, ये हमारे किचन की आग होती है, जनरली किचन की आग, या इसे क्या बोल सकते हो आप लोग, गीला रसायन, ठीक है। जो गीला रसायन होता है वो वाली आग जो होती है वो के या एल प्रकार की आग होती है। तो ये तुम्हारी आईटी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस आग को कैसे बुझाया जाता है और कौन से यंत्र से बुझाया जाता है, कहाँ पे हम लोगों को कौन सा यंत्र यूज करना है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इस पे आप लोगों को ध्यान देना जरूरी है। चलिए क्लास सही से चल रही है, चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी गुरु, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो सिंबल दे रखा है तुम्हें, यहाँ पे जो सिंबल दे रखा है वो किस चीज को प्रदर्शित करता है, ये किस चीज को प्रदर्शित करता है, चलो बताओ। ये तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है कि ये जो सिंबल दे रखा है ये किसको प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक विद्युत का खतरा तो कुछ इस प्रकार से बनाता है, देखो इस प्रकार से कोई सिंबल बनाता है। ताप का खतरा तापमान को दिखाएगा,
ये जो सिंबल बना हुआ है ना, ये बना हुआ है रेडियो एक्टिव हेजर्ड का, यानी कि विकिरण का खतरा, रेडियो एक्टिव किरणों का खतरा। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से जो है वो सिंबल बना हुआ है, आप लोगों को शायद ना दिखे, थोड़ी सी फोटो क्या है धुंधली है, और दिख जाती है तो वेल एंड गुड है। ये कुछ इस प्रकार से बना होता है। ये भी दिल्ली मेट्रो के अंदर पूछा गया था प्रश्न कि ये जो चित्र है किस चीज का है, तो किस चीज का, ये रेडियो एक्टिव विकिरणों का चित्र है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि उष्मा संबंधी बीमारी अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए। अगर किसी को उष्मा संबंधी बीमारी हो रही है तो उस व्यक्ति के लिए हमें निम्न में से कौन सा काम करना चाहिए। तो पीड़ित को तरल पदार्थ पीने के लिए मजबूर करना चाहिए, पीड़ित को गर्म रखना चाहिए, ठंडे गीले कपड़े पहनाने चाहिए, या पीड़ित को गर्म पानी में रखना चाहिए। देखो अगर किसी को गर्मी लग रही है, अगर किसी को गर्मी लग रही है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसे ठंडे गीले कपड़े पहनने की बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलो कि हम लोग देखते हैं ना कि कभी कभी हमारा शरीर बहुत कपड़ा होता है ताप के कारण, बुखार के कारण, तो गीली पट्टी कर करके हम लोग क्या है उसके माथे पे लगाते हैं, अगर माथा बहुत गर्म होता है तो। ठीक है, तो वही चीज है कि ठंडे गीले कपड़े पहनना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। इसमें सारे ही प्रकार के पेपर हैं भाई, राजस्थान के भी, दिल्ली मेट्रो के भी, हरियाणा एएलएम के भी, बहुत सारे पेपर जो है इसके अंदर दे रखे हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युतीय दुर्घटना को रोक सकने वाली एक सुरक्षित प्रक्रिया नहीं है। देखो, उपयुक्त सुरक्षा उपकरणों का उपयोग की उपेक्षा, उपेक्षा का मतलब क्या होता है, इग्नोर करना, उपेक्षा का मतलब क्या होता है, इग्नोर करना। ठीक है, उपेक्षा का मतलब क्या होता है, इग्नोर। तो उपयुक्त सुरक्षात्मक उपकरण, जैसे मान के चलो कि प्लास है, प्लास के पीछे इंसुलेशन लगा होना जरूरी है, लेकिन हम लोग क्या है प्लास को सीधा ही पकड़ लेते हैं, लोहे का डंडा ही पकड़ लिया। तो हमने क्या है, जो उपकरण है उसकी सुरक्षा, कैसे उसकी सुरक्षा होगी उसको हम लोगों ने इग्नोर कर दिया, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चीज क्या है, निरीक्षण या मरम्मत से पहले विद्युत उपकरणों को डी एनर्जाइज करना, ये देखना जरूरी है। बिजली के उपकरणों की उचित देखभाल करना जरूरी है भाई। एनर्जाइड लाइनों के पास कार्य करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, यानी कि जिस लाइन में ऐसे लगे कि इसमें करंट चल रहा है, उन लाइनों पे अगर तुम लोग काम कर रहे हो तो तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर कितनी दूर तक करंट आ रहा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय फ्लक्स जो है उसका कितनी दूर बन रहा है, जिससे ऐसे ना हो कि तुम लोगों को ही झटका लग जाए, ध्यान रखना। तो इस चीज से बचाव करना बेहद जरूरी है। आशा करता हूं कि प्रॉपर रूप से आप लोगों को वीडियो जो है वो समझ आ रहा होगा। पर्सन को हम लोग खोल खोल के पढ़ रहे हैं, खोल खोल के पढ़ने का यही मेरा कारण है कि तुम लोगों को बहुत अच्छे से चीजें समझ आए। अगर तुम्हें लगे कि यार यहाँ पर ये चीज समझ नहीं आई, तो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट में बताओ कि गुरुजी ये चीज समझ नहीं आई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि फ्रीजिंग धारा, धारा के मान में होने वाली वह वृद्धि है जिसकी वजह से विद्युत झटके के संपर्क में आने वाले किसी व्यक्ति की मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि संकुचन कितने करंट पे किसी व्यक्ति को फील होगा, बताया था, याद है तुम लोगों को कि कब हमारी मांसपेशियां जो है वो सिकुड़ने लगेगी। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। और उसे धारा स्रोत से अलग होने से रोकता है। इस फ्रीजिंग धारा की अनुमति सीमा लगभग कितनी होती है। अभी हम लोगों ने जब पहला क्वेश्चन जो है वो पढ़ा था तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि कितने करंट पे एक इंसान जो है सिकुड़ने लगता है, बताया था। चलिए बताइए कितने करंट पे। तो ये आता है 10 से 40 एम्पियर, कितना आ जाएगा, 10 से 40 एम्पियर। 10 से 40 एम्पियर पे क्या होगा, लगभग शरीर जो है वो सिकुड़ने लग जाता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि विद्युतीय यंत्रों में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त आवरण को क्या कहा जाता है कि लोग गलती से इसके विद्युतीय भागों के संपर्क में आ जाए। देखो क्या चीज बोली है इसमें, ये बोलना चाह रहा है कि जो हमारा प्लास या पेचकस है उस पर ऐसा क्या लगाया जाता है या उस चीज को क्या कहा जाता है
जिससे हम लोग अगर प्लास को पकड़ते हैं या पेचकस को पकड़ते हैं तो हम लोग डायरेक्टली विद्युत के संपर्क में ना आए। इंसुलेशन बोलते हैं, सभी को पता है कि इसके ऊपर इंसुलेशन लगा होता है, लेकिन यहाँ पे नाम दे दिया है तुम्हें कि कवरिंग बोलते हैं, गार्डिंग बोलते हैं, लेबलिंग बोलते हैं या ग्राउंडिंग बोलते हैं। जनरली तुम क्या बोलते हो? इंसुलेशन बोलते हो, इंसुलेशन लगा होना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर जो नाम दिया है उस हिसाब से आप लोग बताओगे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं। चलो, इसे बोला जाता है भाई मेरे गार्डिंग। क्या बोला जाता है इसे? गार्डिंग बोला जाता है। ये भी दिल्ली मेट्रो में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? त्वचा सहित मनुष्यों का आंतरिक प्रतिरोध लगभग की सीमा में होता है। किस सीमा में होता है आंतरिक प्रतिरोध? चलिए, तो यहां पर हम लोग जो है वो अलग अलग बात करेंगे कि ड्राई स्किन का कितना होता है, सूखी त्वचा का, गीली त्वचा का कितना होता है, सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा 500 से 3000। राइट आंसर क्या आ जाएगा? 500 से 3000। मनुष्यों का आंतरिक प्रतिरोध लगभग इतना होता है। अंदरूनी स्किन का कितना हो सकता है भैया? ड्राई स्किन प्लस अंदरूनी स्किन का रेजिस्टेंस 1000 से 3000 ओम हो सकता है। ठीक है, ड्राई स्किन प्लस आंतरिक त्वचा, आंतरिक त्वचा का हो सकता है 1000 ओम से 3000 ओम तक। ठीक है, ये लिख लेना, याद कर लेना क्या कुछ हो सकता है। चलिए आगे बढ़े। चलो जी, आवाज सही से आ रही है? देख लेता हूँ थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़े। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चित्र में दिखाया गया संकेत किस चीज को इंगित करता है? यहाँ जो चित्र दिखाया गया है उसमें ये संकेत दिखाया गया है, ये किसको बताता है? चलिए बताइए जल्दी। मतलब ये जो चित्र है ये क्या चीज बताता है? ये ऐसे बताता है कि बिजली के घेरे का कोई खतरा नहीं है। देखो यहाँ पर ये सिंबल बन रखा है ना, इसका मतलब क्या है? इन तारों में करंट तो जा रहा है। ठीक है, तो भैया ये पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। घेरे की उष्मा को महसूस करें, क्यों करेंगे भैया उष्मा को महसूस? इतनी थोड़ी फंसी पड़ी है अपने। बिजली के घेरे के फैंस को सप्रेस करें, सप्रेस क्यों करेंगे जब इसमें करंट है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिजली के घेरे से दूर रहें। जैसे ही नजदीक जाओगे करंट लग जाएगा। तो बिजली के घेरे से क्या रहना है भाई मेरे? दूर रहना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये बता रहा है कि बिजली के घेरे से प्रभु आप दूर रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर। चेतावनी चिन्ह वार्निंग साइन की पृष्ठभूमि किस रंग की होती है? देखो चार प्रकार के साइन होते हैं, आवश्यक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह, सुरक्षात्मक चिन्ह और एक वार्निंग चिन्ह। ठीक है, निषेधात्मक चिन्ह बोलते हैं। तो अब ये जो निषेधात्मक चिन्ह होता है, निषेधात्मक चीज क्या है? कि भैया खतरा है, या खतरा नहीं, सॉरी, निषेधात्मक चिन्ह क्या हो सकता है? कुछ इस प्रकार से बना होता है निषेधात्मक चिन्ह, रेड कलर का, रेड कलर की पट्टी होती है और बीच में क्या होता है? एक ब्लैक कलर की ये बना दी मैंने बीड़ी। ठीक है, बीड़ी कुछ ऐसे सिगरेट बना देता हूँ, चलो महंगा शो है ना तो कम होगा। ठीक है, तो ये बना दी हम लोगों ने बीड़ी या सिगरेट। ठीक है, तो क्या है? लाल पट्टी होती है भैया। पृष्ठभूमि किस कलर की होती है, इसने ये पूछा है। अगर पृष्ठभूमि की बजाय पूछ ले कि ये किस कलर का होता है, बॉर्डर किस कलर की होती है, तो बॉर्डर बता देना। ठीक है, बॉर्डर के अलावा क्रॉस पट्टी पूछ ले कि क्रॉस पट्टी किस कलर की होती है, तो क्रॉस पट्टी बता देना। ठीक है, ये चिन्ह ये जो बना होता है, जैसे सिगरेट बनी है, मोबाइल नहीं छेड़ना या कुछ और चीजें, ये किस चीज की बनी होती है? तो ये ब्लैक कलर की बनी होती है, तो ये चीज बता देना। बैकग्राउंड किस कलर का बना होता है? तो लाल रंग का, नीले रंग का, पीले रंग का या काले रंग का? चलिए
ओहो, सॉरी 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 सॉरी, ये निषेधात्मक चिन्ह का बता दिया हमने, यहाँ पर पूछा है वार्निंग चिन्ह। ठीक है, वार्निंग चिन्ह, वार्निंग चिन्ह, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब वार्निंग चिन्ह पूछा है, तो यहाँ पे वार्निंग चिन्ह का बैकग्राउंड होता है पीले कलर का। ठीक है, इस प्रकार से त्रिभुज बना होता है, देखा हो तुम लोगों ने। बीच में रंग कौन सा भरा होता है, ये बीच में होता है येलो कलर का, वार्निंग साइन में। जैसे इस प्रकार से एक निशान बना होता है ना, ये करंट वाला। ठीक है, ये बॉर्डर होती है इसकी ब्लैक कलर की। ठीक है, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, हम लोगों ने जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था निषेधात्मक चिन्ह के बारे में। ठीक है, प्रोहिबिटेड सिंबल जो होते हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। लेकिन यहाँ पूछा है चेतावनी चिन्ह के, यानी कि वार्निंग चिन्ह के बारे में। तो ये पीले रंग का होता है और ब्लैक कलर की ये पट्टी होती है, और कैसा बना होता है, त्रिभुज बना होता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि ये जो चित्र बनाया गया है, नीचे दिए गए संकेत को पहचाने। कौन सा संकेत है, डेंजर का निशान दे रखा है, तो क्या है, क्षेत्र की तार न करें, यानी कि डू नॉट वायर द एरिया। आगे है स्नेक हेड डू नॉट टच, आगे सांप है और सप्रस न करें, बिजली के खतरे को ना छुएं, या बिजली के तार को ना तोड़ें। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या कहा इसने कि बिजली का जो तार है या जो बिजली का जो खतरा है उसको ना छुएं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी आंसर जो है वो राइट हो जाएगा कि बिजली के खतरे को ना छुएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिजली के खतरे को नहीं छूना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा प्रोग्राम के मानों के संबंध में सही नहीं है। देखो यहां पर मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया ताकि तुम लोगों को याद रह जाए। 5S के बारे में तो तुम लोगों ने पढ़ा है ना, सेट एंड ऑर्डर स्टैंडर्ड, ये सारी चीजें तो तुम लोगों ने पढ़ी है, लेकिन ये 5E के बारे में तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। आज हम लोग जो है इस ई के बारे में पढ़ेंगे। देखो क्या चीज होती है, यहां पर पूछा है सुरक्षा प्रोग्राम के मानों के संबंध में कौन सा सही है। तो एस, एस क्या है, इसमें क्या होते हैं, ई होते हैं 5, 1 2 3 4 5। तो 5 ई का क्या मतलब है, इन 5 ई का, तो पहले का मतलब है बेटा एजुकेशन। क्या मतलब है पहले का, एजुकेशन। ठीक है, दूसरे ई का मतलब क्या है, प्रोत्साहन करना। तीसरे का मतलब क्या है, इंजीनियरिंग या अभियांत्रिकी। चौथे का मतलब क्या है, परिवर्तन, इन्फोर्समेंट। और पांचवें का मतलब क्या है, मूल्यांकन करना या इवोल्यूशन करना। ठीक है, तो ये 5 ई है जिनका क्या मतलब है, और यहां पर पूछा है सुरक्षा प्रोग्रामों से रिलेवेंट चीजें पूछी आप लोगों को। ठीक है, कौन सा संबंध सही है, तो यहां पे क्या आंसर हो जाएगा इसका राइट, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, सुरक्षा प्रोग्राम के मानों को 5ES से हम लोग डिनोट करते हैं, और ये 5ES का मतलब क्या है, 5ES का मतलब ये है जो तुम लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आग का कारण नहीं है, आग किसके कारण नहीं लगती, गलत फ्यूज रेटिंग, ये शिफ्ट अटेंडेंट में आया है हरियाणा में। इस ये जो हम लोग किताब पढ़ रहे हैं इसमें सारे ही पर्सन जो है वो तुम लोगों को मिल जाएंगे कि भैया कौन से पेपर में कौन सी चीज आई है। तो निम्नलिखित में से कौन सा आग का कारण नहीं है, गलत फ्यूज रेटिंग, डिले कनेक्शन, लाइन व न्यूट्रल के बीच क्षतिग्रस्त इंसुलेशन, 3 फेज मोटर में रिवर्स कनेक्शन। देखो डिले कनेक्शन होंगे तो स्पार्किंग हो जाएगी, भैया आग लग सकती है। अगर लाइन और न्यूट्रल के बीच क्षतिग्रस्त इंसुलेशन है, क्षतिग्रस्त इंसुलेशन का मतलब क्या है, एक ये तार है इसके साथ एक और तार है, और दोनों ही तारों का इंसुलेशन यानी कि ऊपर की जो परत है वो खराब हो रखी है, तो फेस और न्यूट्रल दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में टच हो जाएंगे, भिड़ जाएंगे। भिड़ने के कारण क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, आग लग जाएगी। ठीक है, तो डिले कनेक्शन से आग लगेगी, सिंपल सी बात है। लाइन व न्यूट्रल के बीच क्षतिग्रहण होने से भी आग लगेगी, खतरा है। गलत फ्यूज ले लिया हम लोगों ने, जैसे मान के चलो कि हमारा फ्यूज छोटा, हमारा फ्यूज जो है वो छोटा लेना था हमें, ठीक है, छोटी रेटिंग का, 1 एम्पियर का, 2 एम्पियर का, 5 एम्पियर का, लेकिन हमने वो 50 एम्पियर का ले लिया, और अब हमारा लोड जो है वो उस फ्यूज के अकॉर्डिंग नहीं है, तो क्या हो जाएगा, फ्यूज उड़ेगा नहीं और घर की वायरिंग जल जाएगी। तो पहले 3 ऑप्शन जो है वो आपके गलत हो जाएंगे,
लेकिन आग नहीं लगेगी फेज 3 फेज मोटर के रिवर्स कनेक्शन से। रिवर्स कनेक्शन का मतलब क्या है कि 3 फेज मोटर उल्टी घूम रही है, क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा उल्टी घूमने से कुछ नहीं होगा, आग तो नहीं लगेगी। ठीक है, मोटर को हम लोग रिवर्स कनेक्शन में भी घुमा सकते हैं, फॉरवर्ड में भी घुमा सकते हैं, दोनों तरीके से घुमा सकते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा कि ये वाला कारण जो है वो आग का नहीं है, बाकी के जितने भी कारण हैं सारे आग के हैं। क्लियर है यहां तक? आशा करता हूं कि यहां तक जो है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। चलिए, आ जा भाई, तुम इधर आ जा। ये तो आ नहीं रहा, हमें चलना पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में 5S अवधारणा। 5S के बारे में अभी मैं बात कर रहा था, जैसे हम लोगों ने 5E पढ़ी थी वैसे ही अभी हम 5S के बारे में बात करेंगे। तो 5S का दूसरा चरण क्या है? यहां पर डीएमआरसी मेंटेनर में पूछा गया है कि 5S का दूसरा चरण क्या है। चलो बताओ, कौन सा प्रश्न है ये? 21 नंबर प्रश्न तक पहुंच गया आप। चलिए, इसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब 5S चीज क्या होती है? देखो, ये होता है बेटा सोर्ट, दूसरा होता है सेट इन ऑर्डर। ठीक है, पहले एस का मतलब होता है सॉर्ट, दूसरे एस का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर, तीसरे का मतलब होता है शाइन। ठीक है, तीसरे का मतलब क्या होता है? शाइन। चौथे का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज, और पांचवें का मतलब क्या होता है? सस्टेन। ये 5S है। ठीक है, ये 5S है, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। ये 5S है, इनका ये मतलब है। अब पूछा इसने कि 5S अवधारणा में दूसरा चरण क्या है? तो दूसरा क्या है बेटा? सेट इन ऑर्डर। तो दूसरा सेट इन ऑर्डर कहां पे है? यहां पर स्टैंडर्डाइजेशन दे दिया, क्रम व्यवस्था ये दे दी ना, सेट इन ऑर्डर, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, थोड़ा सा ऑप्शन बदल के दे दिया। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये वाला सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, यानी कि क्रमबद्ध व्यवस्था, क्रम से लगाना, ऑर्डर से लगाना। सेट इन ऑर्डर का मतलब क्या है? जैसे 1 2 3 8 7 6 5 ऐसे दे रखा है, अब बोल दिया कि सेट इन ऑर्डर करो, तो सेट इन ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 2 3 5 6 7 8 ऐसे जुड़ेगा। तो हमें क्या करना है? ये ऑर्डर में लगाना है, ऑर्डर में सेट करना है। ये 5S की अवधारणा है, ये याद कर लेना, चाहे तुम ITI के हो चाहे तुम किसी के भी हो, तुम लोगों से पूछ लिया जाता है कि चौथा चरण क्या होगा, फोर्थ चरण क्या होगा। तो फोर्थ चरण क्या है इसमें? स्टैंडर्डाइज। ठीक है, पूछ ले कि थर्ड चरण क्या है भैया, तीसरा चरण क्या है, तो तीसरा है शाइन करना। पहला चरण क्या है? तो पहला होता है सॉर्ट, पांचवा क्या होता है? सस्टेन। ऐसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? आशा करता हूं कि समझ आ रहा होगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पर है भैया अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और जो है वो करते हैं, आज ज्यादा नहीं करेंगे, आज सिर्फ इतना ही करेंगे। बाकी ऐसे छोटे छोटे कैप्सूल्स जो है आप लोगों को मैं देता रहूंगा दवाई की तरह, टाइम टू टाइम, तो आप लोगों को पसंद भी आएगी क्लास। चलिए, नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर आर यूज टू पुट आउट इलेक्ट्रिकल फायर फ्रॉम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ इनराइज्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी कि किस प्रकार के अग्निशामक यंत्रों का उपयोग विद्युत उपकरणों या बिजली के उपकरणों या बिजली की आग निकालने के लिए किया जाता है। देखो, ABCD चारों बताई थी मैंने आप लोगों को कि पानी जो है उससे आग बुझाते हैं, वो श्रेणी A प्रकार की आग आती है। तो यहां पर श्रेणी C प्रकार की जो आग है भाई मेरे, वो राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, विद्युत की आग, विद्युत की आग पूछ ले या तुम लोगों से गैसों की आग पूछ ले। ठीक है, विद्युत की आग या गैसों की आग, ये दोनों ही किस चीज में आती है? श्रेणी क्रम में आती है। पहले ये डी में आती थी, लेकिन आज के टाइम पे ये किस में आती है? आज के टाइम पे आती है ये सी प्रकार की श्रेणी में, डी में आती है धातुओं में लगने वाली आग। ठीक है, आशा करता हूं कि यहां तक वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। नए जितने भी साथी हैं मेरे पेज के ऊपर, जो लोग मुझसे जुड़े हैं, आप लोगों को भी वीडियो पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। नया हम लोगों ने जो है वो सेटअप लगा के स्टार्ट किया है कि तुम लोगों को बहुत अच्छी तैयारी जो है वो करवाई जाए। ठीक है, और इस चैनल पे हम जो भी वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं, हम किसी भी प्रकार का किसी भी बच्चे से कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं।
तो जॉब गुरु विजय शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग फ्री पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा और आवाज वगैरह वीडियो में आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं की होगी, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आया होगा। ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों तक ये वीडियो जो है वो पहुंच सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।